चलिए जी पेज नंबर 31 पर देखिए क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट सप्लाई। तो एक इलेक्ट्रिक हीटर है और वो 10 एम्पियर करंट ड्रॉ करता है 220 वोल्ट सप्लाई लाइन से। वोल्टेज है 220 वोल्ट और एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर 10 एम्पियर का करंट है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर 5 आवर्स एवरी डे। हीटर को 5 घंटे रोज यूज़ करना है फॉर 30 डेज। तो 30 दिन तक हीटर को यूज़ अगर हम करें और हर दिन 5 घंटे यूज़ करें तो टोटल टाइम निकालेंगे हम। टोटल टाइम ऑफ ऑपरेशन पहले तो यहाँ पर पावर निकाल लेंगे। जो V और I है हमारे पास हीटर का, तो P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो 220 इंटू 10 मतलब 2200 वाट ये हो गया और 2200 ऑन 1000 करेंगे ताकि ये किलो वाट में कन्वर्ट हो जाए। तो 20 से 20 कैंसिल हो गए, इसको 2.2 लिख दो या 22/10 किलो वाट इतना ही लिख लीजिए बस। तो पावर हमारे पास 22/10 किलो वाट आ गया। उसके बाद फिर टाइमिंग निकालते हैं। टोटल टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑपरेशन का मतलब ये नहीं है कि हीटर को खोल खाल कर उसको ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन का मतलब है कि हीटर कितनी देर तक चलता है, ठीक है। तो टोटल टाइम ऑफ ऑपरेशन इज इक्वल टू 5 आवर्स एवरी डे फॉर 30 डेज। 30 दिन मतलब हर दिन 5 घंटे चल रहा है और टोटल 30 दिन तक चल रहा है। तो 5 इंटू 30 कितना हो गया 150 आवर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास टी हो गया। अब एनर्जी निकालेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी। तो 22/10 मल्टीप्लाइड 150, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। तो 15 2 30, 3 कैरी आ गया। 15 2 30 और 3 33, 330 किलो वाट आवर। 330 किलो वाट आवर इतनी एनर्जी उसने हीटर में कंज्यूम करी। 330 किलो वाट आवर। अब 330 किलो वाट आवर का मतलब क्या, 330 यूनिट्स उसने कंज्यूम करी। 330 यूनिट्स। इसके बाद हम ये कहेंगे कि वो बोल रहे हैं कि एक यूनिट की कीमत, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, ₹5.20। एक यूनिट की कॉस्ट है ये। तो कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज इक्वल टू ₹5.20। कॉस्ट ऑफ 330 यूनिट्स 5.20 इंटू 330 पॉइंट गया नीचे 100 आ गया। ये 0 से ये वाला 0 कैंसिल, इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल। तो 32 इंटू 52 33 इंटू 52 इज 1716, ठीक है। तो इतना हमको कॉस्ट पे करना पड़ेगा अगर एक महीने तक हर दिन 5 घंटे हम हीटर यूज़ करते हैं तो, ठीक है। इसके बाद अगर देखेंगे इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट से किस किस तरीके के इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट से देखिए एक इफेक्ट तो हम जानते ही हैं, जैसे हम बैठे हैं फैन के नीचे बैठे हुए तो फैन रोटेट कर रहा है ना। तो एक तो ये अगर एक मिनट थोड़ा प्रेस कर दो, उसको बंद हो जाए कर दो तो बस हो गया। अब हो गया। तो आप ही देखिएगा हमने कहा कि एक इफेक्ट तो ये हो गया। दूसरा इफेक्ट क्या है, दूसरा इफेक्ट लाइट है कि हमने इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोवाइड कराई तो लाइट का जो एलिमेंट है वो ग्लो कर रहा है। जब वो ग्लो कर रहा है तो हमको रोशनी मिल रही है कमरे के। बहुत अलग अलग तरीके के इफेक्ट्स हैं। तो हमने ये कहा कि एक इफेक्ट जो है वो हीटिंग इफेक्ट भी होता है। हीटिंग इफेक्ट के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए हमने एक अलॉय ले लिया। हमने कहा कि एक हमारे पास बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ये वायर है और ऐसे ये इधर से वायर है
तो इधर आपने इसको ऐसे और ऐसे, ये कोई अलॉय है, अलॉय को आपने बीच में कनेक्ट कर दिया। अलॉय जो है ना, मैंने पहले भी शायद आपसे जिक्र करा था कि अलॉय जो है, अलॉय की रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हाई होती है अलॉय की रेसिस्टिविटी। अलॉय क्या है, एक एग्जांपल के तौर पर हम कह देते हैं जैसे कि ब्रास, पीतल, पीतल जिसके वो मिलिट्री वालों के, पुलिस वालों के जो स्टार्स लगे रहते हैं वो पीतल के होते हैं, ठीक है। तो वो अलॉय होता है, अलॉय जो है वो कंडक्ट करता है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा रेसिस्टिविटी होगी तो इसका मतलब क्या है कि वो करंट को बहुत ज़्यादा रोकेगा। करंट क्या है, चार्जेस का फ्लो, चार्जेस लगातार फ्लो होना चाहेंगे, बार बार वो कोशिश करेंगे चार्ज फ्लो होने की, और वो लगातार उनको रोकने की कोशिश करेगा। तो चार्जेस में ना टकराव होना शुरू होगा, कोलिजन शुरू होगा आपस में। और जब किसी भी दो चीज़ों में कोलिजन होना शुरू हो जाता है, आप बैठे और आप बैठकर अपने हाथ पर अपना हाथ मारने लगो, ताली बजाना शुरू कर दो, तो थोड़ी देर में आप देखेंगे आपके हाथ ही गर्म होने शुरू हो जाएंगे। तो जब भी कभी कोई दो चीज़ें टकराती हैं तो धीरे धीरे हीट जनरेट होती है, ठीक है। तो हीट जनरेट हो जाती है, कहाँ हो जाती है बीच बीच में। तबीयत ठीक है, कल भी ऐसे ही होता था। अरे एक बात तो बताओ, टेस्ट वेस्ट आ रहे हैं क्या, या टेस्ट हो चुके हैं, कब से हैं? 13 से, बस को समझ में आया। एग्ज़ाम दे दिया तो याद है मैंने टेस्ट की बात करी थी, मुझे क्या करी थी, ऐसा नहीं, रुक जाओ कुछ दिन बाद लेना, ठीक। भाई टेस्ट से घबराने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कोई चैप्टर ऐसा तो नहीं हो रखा, ये नंबर मालूम हो गया तो आता है, मतलब आता है तुम्हें, अच्छा। और इसको चांदी चांदी है तो हो रखा है ना, सब हो रखा है या नहीं, पूछ रहा हूँ मैं। बता देना नहीं कुछ डाउनलोड होता है। हाँ 20 से सारा हो रखा होगा सिलेबस। टेंशन, भयंकर टेंशन। तैयारी कहाँ से कर रहे हो? NCERT के पीछे के क्वेश्चंस है ना, एक तो बुक आता है, सभी बच्चों को बता रहा हूँ, एक ना बुक आती है अरिहंत की ऑल इन वन, सुना है ना, ऑल इन वन बहुत बढ़िया बुक है। तो वो आगे के जो आपके एग्जाम्स होंगे ना, अभी शायद फिलहाल जो पहला एग्ज़ाम होगा, दूसरा एग्ज़ाम होगा, हाँ यस, ये वाली बुक बहुत बढ़िया है। इसमें क्या है कि पिछले सालों के जो बोर्ड्स के क्वेश्चन हैं वो खुद दे रखे हैं, सॉल्व दे रखे हैं, तो आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, कोई मुश्किल नहीं है। आप ये समझ लो कि आप लाइफ के सबसे आसान फेज से गुजर रहे हो। 10th सबसे आसान है, 11th क्लास में पहुँचते ही ये गलतफहमी दूर हो जाएगी कि 10th बहुत मुश्किल थी। बार बार यही लगता है, हे भगवान 10th ही आ जाए वापस, है ना, कितने बढ़िया दिन थे 10th में, क्योंकि 11th में आते ही वो और ज़्यादा टफ हो जाता है, ठीक है। अब तुम्हें ज़्यादा टेंशन में जाने की जरूरत नहीं। हाँ भाई, कल ही रात ही कर दिया था सारा होमवर्क कंप्लीट। एक फिल्म देखी है वो रामानुजन देखी है आपने? मेरे को तुम्हें देखकर रामानुजन ही याद आ जाते हैं। भाई तुम पूरा टाइम मैथ्स ही करते रहते हो क्या बस? हाँ, सोशल स्टडी में तो ये पीछे से फर्स्ट आता होगा, उसमें भी ठीक है। और इंग्लिश, हिंदी बड़ी अच्छी बात है। भाई एक चीज़ बता रहा हूँ आपको सबको, बच्चे ना बैलेंस नहीं बना पाते हैं, तो थोड़ा सा ना बैलेंस बनाना सीखो। ऐसा नहीं है कि अगर मैथ्स में मज़ा आ रहा है, 1 घंटे मैथ्स कर लिया और बस लगे पड़े रहो, 2 घंटे 3 घंटे, अरे आज मैं थक गया, अगले दिन पता चला जी इंग्लिश में किसी ने कुछ पूछ लिया, वहाँ डब्बा गोल है, SST में कुछ पता ही नहीं। आपका कौन सा हिस्ट्री में क्या चल रहा है, एंशिएंट है, मेडिवल है, क्या है, मॉडर्न है, कौन सी हिस्ट्री है, सब्जेक्ट टॉपिक्स क्या क्या है? नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनलिज्म, अच्छा। एंशिएंट हिस्ट्री तो नहीं है ना वो कलिंगा और वो पता नहीं क्या क्या, भाई मैं पागल हो गया था हिस्ट्री में, पता नहीं कैसे कैसे पास हुआ। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी इसी चीज़ की हुई थी कि सोशल साइंस से पीछा छूट गया 10th क्लास के बाद, सबसे ज़्यादा इसी। बहुत अच्छी बात है, अगर अच्छा लग रहा है बहुत अच्छी बात है। हाँ मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, वो मैंने ट्रैक होता है ना, ट्रैक गलत पकड़ लिया था। मैं क्या करता था ना, मैं पूरा वो मार्क करके पूरा जो बुक है उसे मार्क करके रटने बैठ जाता था, और वो तो समझने वाली चीज़ होती थी, और मेरी इंग्लिश कमज़ोर थी,
इंग्लिश मेरी अच्छी नहीं थी, तो मेरे को ये लगता था कि मैं बना कर लिखूँगा तो पता नहीं अर्थ का अनर्थ ना हो जाएगी, तो इस वजह से सब गलत हो जाता है। ठीक है, तो भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा, टेंशन मत लो। चलो जी, अब आगे देखते हैं। तो ना अलग अलग मैंने आपको बताया कि इसमें लगातार जो चार्जेस हैं वो चार्जेस तो फ्लो होने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा है, तो जो अलॉय है वो उसको रोकता है चार्जेस को, नहीं बेटा रुक जाओ रुक जाओ, वो कहेंगे नहीं मुझे जाना है मुझे जाना है मुझे जाना है, तो फिर टक्कर होनी शुरू हो जाती है। जब टकराव होता है तो हीट जनरेट होती है, तो एसी का सॉरी गीज़र हो गया या इलेक्ट्रिक हीटर हो गया या टोस्टर हो गया, इन सब के अंदर इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इन सब के अंदर क्या होता है, बस ये अलॉय लगा होता है। और जो ये अलॉय है ये क्या करता है, ये तो धीरे धीरे जब टकराव होता है इसके अंदर चार्जेस का करंट फ्लो करने में, तो ये हीटअप होना शुरू हो जाता है। जब ये हीटअप हो जाता है इसके अंदर पानी भर दो, पानी गर्म हो गया, वाह क्या गीज़र है। उसके ऊपर कपड़े के ऊपर घुमा दो तो क्या प्रेस हो गया, बहुत मज़ा आ गया। तो कुछ नहीं होता इनके अंदर, बस ये एलिमेंट होता है। एलिमेंट की कीमत होती है, अच्छी क्वालिटी का अलॉय लगाया है तो 2000 रुपये की प्रेस आ जाएगी, बेकार क्वालिटी का तो 500-600 की आ जाएगी ऐसा। ठीक, तो चलिए जी, तो एक तो हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब करंट आपने दिया और आउटपुट में आपको हीट मिली। दूसरा होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट का पूरा चैप्टर ही अलग है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वो पूरा चैप्टर अलग है। और तीसरा केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट अपने सिलेबस में नहीं है, वो हमको करना नहीं है, तो हमें हीटिंग और मैग्नेटिक करना है। और इस चैप्टर में अभी बस हीटिंग इफेक्ट बचा हुआ है, ठीक है। मैग्नेटिज्म के लिए नया चैप्टर करेंगे, सेकंड चैप्टर, ठीक। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें देखिएगा, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ हाई रेसिस्टेंस वायर लाइक निक्रोम वायर। निक्रोम जो है निकल का और क्रोमियम का, दोनों के कॉम्बिनेशन से अलॉय तैयार होता है। अलॉय क्या होता है, कंपाउंड नहीं होता, अलॉय एक मिक्सचर होता है, याद रखिएगा। अलॉय का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। अच्छा, द रेसिस्टेंस वायर becomes very hot and produces heat. This is called heating effect of current. As we know that V is equal to W upon Q. तो heating effect में हम ये लिखेंगे V is equal to W upon Q, ठीक है। तो W और डन और Q चार्ज। चार्ज जो है उसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, ठीक। यहाँ से मैं ये कहूँगा W इज इक्वल टू V इंटू Q, W इज इक्वल टू V इंटू Q, प्लस I इज इक्वल टू Q अपॉन D, प्लस I इज इक्वल टू Q अपॉन T, तो Q इज इक्वल टू IT, Q इज इक्वल टू IT। अब इसको इसके अंदर डाल दीजिए, जैसे W की वैल्यू V इंटू Q हमने निकाली थी, अब I की वैल्यू होती है चार्ज पर यूनिट टाइम Q अपॉन T, तो Q की वैल्यू क्या होगी I इंटू T, तो यहाँ से W की वैल्यू क्या होगी V आई T, VIT, सही है। अब एज पर ओम्स लॉ V इज इक्वल टू, अच्छा इसको भी तो पावर इनटू टाइम बोल सकते हैं, इसको भी तो पावर इनटू टाइम बोल सकते हैं, और VI की मतलब पावर जो है वो I स्क्वायर R भी तो होता है, तो W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT बोला जा सकता है, ठीक है। हम ये कहते हैं assume that all electrical work done or electrical energy consumed is converted into heat energy. We can write heat produced in place of work done in the above equation. तो क्या है कि जब मैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की बात करता हूँ, तो जो अलॉय को अगर हम कनेक्ट कर देते हैं वायर के साथ में, अगर हमने अलॉय को कनेक्ट कर दिया तो इलेक्ट्रिसिटी जितना भी काम कर रही है वो सारा का सारा जो वर्क डन है इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट, वो सारा का सारा हीट में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैं इसी वर्क डन की जगह पर हीट लिख सकता हूँ, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। मैंने आपको पहले भी बताया था वर्क डन की यूनिट भी जूल, एनर्जी की यूनिट भी जूल, तो हीट क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसलिए हीट की भी यूनिट जो है वो जूल ही आएगी। अच्छा, दिस फॉर्मूला गिव्स अस द हीट प्रोड्यूस्ड इन जूल्स व्हेन अ करंट ऑफ I एम्पियर्स फ्लोज इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R ohms for time t seconds. This is known as Joule's law of heating
एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी को हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में बोल देते हैं, ठीक है। और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में ये कहा जाता है कि जो हीट प्रोड्यूस्ड है इन एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। तो ये होता है हीट का, और इसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक। आगे चलेंगे। इट शुड बी नोटेड दैट ऑल द अप्लायंसेस विच रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट कन्वर्ट ऑल द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सारी एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करते। ओनली द इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस कन्वर्ट मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। ऑल द इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस हैव अ हीटिंग कॉइल और हीटिंग एलिमेंट मेड ऑफ अ हाई रेसिस्टेंस वायर। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो थोड़ा बहुत हीट तो सब प्रोड्यूस करते हैं, सारा हीट में कन्वर्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल लगभग 3 बजे से ये पंखा चल रहा है, बंद ही नहीं हुआ है, चले जा रहा है। अब मैं इसको बंद करूँगा 10 बजे, तो जब बंद करूँगा, बंद करने के बाद जब ये रुक जाएगा, इसको टच करके देखेंगे बड़ा गर्म हो रखा होगा, ठीक है। तो वो गर्म क्यों हुआ है? हम ये कहेंगे कि सारी की सारी जो इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही थी ना, वो ये रोटेट होने में नहीं लगा रहा था, थोड़ी बहुत हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहा था। लेकिन हम ये कहें कि कोई ऐसा अप्लायंस जो सारी एनर्जी को लगभग सारी एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर दे, तो वो हीटिंग अप्लायंसेस ही होते हैं, जैसे हीटर, टोस्टर और आपका इलेक्ट्रिकल गीजर, ठीक है। अब देखिएगा जी, इस पर जो क्वेश्चन आएंगे तो आप ना एक चीज़ सोचिएगा, भाई ये आपने एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी लिख दिया, ये जो आई स्क्वायर आर है ये भी तो पावर ही है, ये भी तो पावर है। तो अगर मेरे को किसी हीटिंग अप्लायंस की, मान लीजिए हीटर का, टोस्टर का, इलेक्ट्रिक आयरन का क्वेश्चन दे रखा है, उसमें मान लीजिए मेरे को पावर दे रखी है, तो इस चक्कर में मत पड़ना कि पहले आई स्क्वायर आर निकालना है, पावर इनटू टाइम कर दो तो भी हीट ही है, वो भी तो एनर्जी है, ठीक है। तो इसके लिए न्यूमेरिकल्स में कोई अलग से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पावर इनटू टाइम कर दो या आई स्क्वायर आर टी कर दो, हीट ही निकलेगा। ज़्यादा अप्रोप्रिएट फार्मूला वैसे यही है, ठीक है। लेकिन अगर पावर दे रखी है तो पी इंटू टी भी करके हीट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, द पोटेंशियल डिफरेंस पेज नंबर 34 पर है। The potential difference of 250 volt is applied across a resistance of 500 ohm. In an electric current, calculate the current or heat energy produced in joules in 10 seconds. तो 10 सेकंड दे रखा है, 10 सेकंड में हीट एनर्जी प्रोड्यूस निकालना है। सुनेंगे कुछ? आप जैसे अच्छे व्यक्तियों की संगति, आप जैसे अच्छे व्यक्तियों की संगति उसी प्रकार लाभप्रद होती है जिस प्रकार फूलों की माला में रहकर धागा भी भगवान के मस्तक पर दिव्य स्थान प्राप्त कर लेता है। सही है। तो मैंने बताया ना आपको कि मेरी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर थी, तो ये वो टीचर हैं जिन्होंने इंग्लिश सुधारी थी मेरी। मैंने इनसे इंग्लिश पढ़ा था मैं 10th क्लास में, तो 2 साल पहले ये मिल गए थे और मैं थोड़ा बच रहा था इनसे क्योंकि डांटते बहुत ज़्यादा थे और मैं इनके पास ट्यूशन पढ़ने जाता था। तो आप सोचो कि इंग्लिश में मैं नालायक ही रहूँगा, मेरे को इंग्लिश के ट्यूशन की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है। तो वहाँ पर नियम ये था कि एक तो सुबह 5 बजे आना है और 5 बजे तो चलो मम्मी पापा उठा कर ज़बरदस्ती भेज ही देते थे। दूसरा, अगर आप टाई लगा कर आए हैं, स्कूल यूनिफॉर्म में अगर पहुँचे तो टाई जरा सी ढीली नहीं होनी चाहिए। एक ये जो बॉल पेन है, बॉल पेन नहीं, इंक का पेन, अगर वो फाउंटेन पेन होता था ना, फाउंटेन पेन अगर है तो तभी आप पढ़ने आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आ सकते। और कमर सीधी करके बैठना है, अगर कमर मोड़ कर बैठ गए तो आउट कर देते थे और जमाई नहीं ले सकते, जमाई नहीं ले सकते। और मैं ना बड़े गौर से उन्हें देखता रहता था, मैंने ना इन्हें भी तो जमाई आती होगी, सुबह 5 बजे सर्दियों में भी बुला रहे हैं, इन्हें भी तो जमाई आती होगी, तो बड़ा तो मुँह दबा कर चुपचाप जमाई लेते थे वो। और आती तो हर किसी को है जमाई, ऐसा थोड़ी है कि जमाई नहीं आती। तो हमें बड़ा डर लगता था क्योंकि डांट देते थे। उन्हें रोल नंबर याद था मेरा, मैं रास्ते में खड़ा हुआ था, मैंने मुंह दूसरी तरफ को कर लिया था, स्कूटर पर था, वो अपने स्कूटर पर थे, कह रहे हैं रोल नंबर 32 है। और कितने टाइम बाद मेरे को याद आया, 16-17 साल में, तो मेमोरी बड़ी शार्प थी। तो उनसे नंबर फिर एक्सचेंज कर लिया, फिर वो भेजते हैं और ये खुद ही लिखते हैं और आपको समझ में ही नहीं आया वो क्या लिखा था। बड़ी अच्छी है, मतलब इंग्लिश के हैं और इनकी हिंदी भी बहुत अच्छी है। हिंदी में लाभप्रद ये शब्द आपने सुना हुआ भी टाइम हो गया होगा, सुना है?
लाभप्रद का मतलब फ़ायदेमंद, कोई चीज़ फ़ायदेमंद, ठीक है। जैसे इसको बात और होता है, जैसे पढ़ना लिखना लाभप्रद होता है, फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई, a potential difference of 250 volt is applied across a resistance of 500 ohm। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 250 volt is applied across a resistance of 500 ohm। रेजिस्टेंस दे रखा है 500 ohm का इन एन इलेक्ट्रिक आयरन। सबसे पहले वो पूछ रहे हैं कैलकुलेट द करंट। मेरे पास V है और R है, तो I निकाल सकता हूँ, बाई ओम्स लॉ, ठीक है। यानी कि 0.5 एम्पियर। अब सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन जूल्स इन 10 सेकंड्स। हीट एनर्जी मेरे को निकालनी है और 10 सेकंड में निकालनी है, तो टाइम दे दिया, भाई मेरे पास आ गया, ठीक है, और रेजिस्टेंस दे रखा है, तो हीट एनर्जी I2RT, ठीक। अच्छा, I का मतलब है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, और R कितना है 500, और T कितना है 10, तो 10 सेकंड्स। 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 500 और 10, ये हो गया। अब 2 2 सा 4, 2 5 सा 10, और 2 25 सा 50, ये 0, 25 5 सा 125 and 0 लगा दीजिए, 1250 जूल्स, 1250 जूल्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्लियर। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 96,000 कूलम्स ऑफ चार्ज। हाँ जी, कितने कूलम्स बोला है, 96,000, तो Q की वैल्यू तो 96,000 हो गई, तो इसमें दिस क्यूज का क्वेश्चन, और ये वाला जो क्यू है ये चार्ज के लिए 96,000 कूलम, ठीक, इज ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर। तो टाइम कितना दे रखा है, 1 आवर। याद रखिएगा कि जब हम कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी निकालते हैं ना, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तब तो टाइम को आवर्स में ही रहने देते हैं, लेकिन यहाँ पर आवर में दे रखा है, तो टाइम को मुझे सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे, 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स, सीधा सीधा लिखो 3600 सेकंड्स। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट्स, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया 50 वोल्ट्स का। अब Q और T है, तो करंट निकाल लूँगा, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, 96,000 अपॉन 3600, 12 3 सा 36, 12 8 सा 96 और 0। करंट आ गया, देखिए 80/3 एम्पियर। अभी करंट की वैल्यू हमारे पास आ गई, करंट की वैल्यू आ गई, I इज इक्वल टू 80/3 एम्पियर। उसके बाद पूछ रहे कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस, तो हीट कैसे निकलेगा, पावर इनटू टाइम कर दीजिए, पावर क्या होता है, VIT, V कितना है 50, I कितना है 80/3, और T कितना दिया है 3600। कर दिया 36, तो 0 आ गया, 8 5 सा 40,
40, उसके आगे 1 और 2 दो जीरो आ गए, 100, 12 4 ज़ा 48, 1 2 3 4 5 zeros हैं। 48 के आगे या तो 5 zeros लगा दो, ठीक है, और या फिर क्या करिए 48 इंटू 10 की पावर 5, एक ही बात। 48 इंटू 10 की पावर 5 यूनिट क्या लिखेंगे, हीट एनर्जी जूल्स। 48 इंटू 10 की पावर 5 जूल्स। अगला क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त है, पेज नंबर 35, और काफ़ी पूछा जाता है। देखने में तो बड़ा आसान लग रहा है कि MCQ है, शायद 1 नंबर का होगा, ठीक है, लेकिन दिमाग लगाना पड़ता है इसमें, समझना। देखिए क्या है, यहाँ ये बोल रहे हैं टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल मेड ऑफ इक्वल लेंथ्स एंड इक्वल डायमीटर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। तो दो हमारे पास कंडक्टिंग वायर है, दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं। जब सेम मटेरियल की कोई चीज़ बनी हुई होती है ना, दो वायर अगर सेम मटेरियल के बने हुए हैं तो उसकी रेसिस्टिविटी सेम होती है, रेसिस्टेंस नहीं, उनकी रेसिस्टिविटी सेम होती है। रेसिस्टिविटी डिपेंड करती है मटेरियल पर कि किस मटेरियल का बना, ठीक है, ठीक। अच्छा, और अब वो बोल रहे हैं कि जो दोनों वायर्स हैं उनको पहले तो सीरीज में कनेक्ट करा जाता है और फिर पैरेलल में, सब ठीक है भाई? हाँ, दोनों को पहले सीरीज में कनेक्ट करा जाता है, फिर पैरेलल में। वो सर पे हाथ रख के बैठा था, मुझे पता नहीं कुछ दिक्कत है, कोई छींक भी रहा है। Across the same potential difference, the ratio of heat produced in series and parallel combinations would be, मेरे को सीरीज कनेक्शन का देखना है, फिर पैरेलल कनेक्शन का देखना है। तो हम ये देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमने दे रखी हैं, उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो इसमें इन्होंने बोला कि वायर का जो मटेरियल है वो सेम है, लेंथ भी इक्वल है और डायमीटर भी इक्वल है, ठीक है। तो मटेरियल सेम का मतलब क्या है कि रो सेम है। आप ये देखिएगा, सिंस both wires have same material, that is same resistivity. Equal lengths, and equal diameters। तो दोनों की लेंथ भी सेम है, डायमीटर भी सेम है। देखिए डायमीटर से क्या होता है, डायमीटर से ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकलता है। डायमीटर से क्या निकलेगा, रेडियस निकलेगा, और रेडियस से क्या निकलेगा, पाई आर स्क्वायर करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकलेगा। तो हमने देखा था रेसिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। भाई दोनों वायर की लेंथ सेम, दोनों वायर का डायमीटर सेम, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम, और दोनों का मटेरियल सेम, तो रो सेम। इसका मतलब दोनों के रेसिस्टेंसेस सेम है, ठीक है। दैट इज both wires have same resistance। R1 is equal to R2 is equal to X ohms। ब्रैकेट में लीजिए सेम, हमने ऐसा मान लिया कि इन दोनों के रेसिस्टेंसेस सेम हैं, और वो जो सेम रेसिस्टेंसेस हैं उनको हमने X के इक्वल मान लिया। उसके बाद देखते हैं कि पहले दोनों को सीरीज में कनेक्ट करा जाता है, फिर दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करा जाता है अक्रॉस। और बोल रहे हैं कि दे आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल इन अ सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस।
सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब देखिएगा जब ये सीरीज में कनेक्टेड है तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हमने कहा R1, भाई पहला केस है तो मैंने R1 बोल दिया, R1 इज इक्वल टू x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x ओम्स, वोल्टेज हमारे पास है। और फिर हम ये कहेंगे कि दोनों के दोनों सेम टाइम के लिए कनेक्टेड है, तो यहाँ से मैं निकालूंगा I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R1 बाई ओम्स लॉ, I हो गया V अपॉन R1, ठीक है, V अपॉन 2x एम्पियर। हमारे पास I है, हमारे पास R है, इस केस में R को R1 बोला और टाइम दोनों केसेस में सेम मान लेंगे, तो दोनों केसेस में सेम टाइम के लिए कनेक्शन दिया गया। तो हम ये कहते हैं हीट प्रोड्यूस्ड H1 इज इक्वल टू I स्क्वायर, या I1 बोल दीजिए यहाँ पर भी, I1 स्क्वायर R1 T। तो हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला प्रेफर करते हैं कि यही वाला फॉर्मूला यूज़ करें, तो I1 स्क्वायर R1 T ये हो गया। H1 इज इक्वल टू I1 स्क्वायर यानी कि V अपॉन 2x का स्क्वायर, और R1 कितना है 2x इंटू V, V स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर इंटू 2x इंटू 4, एक x कैंसिल आउट हो गया, तो हो गया V स्क्वायर T अपॉन 2x, ठीक है, कितना जूल्स, ये हो गया। उसके बाद बात करेंगे कि पैरेलल कनेक्शन की। वोल्टेज तो उन्होंने बोला था कि सेम रहेगी, यहाँ पर करंट मैंने मान लिया I2, इधर करंट हमने माना था I1। तो इसका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो कैसे निकलेगा, क्योंकि पैरेलल है 1 अपॉन R2, सेकेंड केस है तो इसका रेजिस्टेंस को R2 दे दिया 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन x। तो R2 इज इक्वल टू क्या हो गया, x/2 हो गया, ठीक है। अब करंट I2 V अपॉन R2 V अपॉन x अपॉन 2, ठीक है। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हम जानते हैं न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, मालूम है ना, डिनोमिनेटर का अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज़ है तो वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2V अपॉन x हो जाएगा, I2 की वैल्यू 2V अपॉन x होगी, सही है, ठीक। अब क्या करेंगे, इस केस में हीट प्रोड्यूस्ड H2 I2 स्क्वायर R2 T, I2 क्या है 2V अपॉन x का स्क्वायर, R2 क्या है x अपॉन 2 इंटू T। H2 इज इक्वल टू 2V का होल स्क्वायर क्या हो गया 4V स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर
2x by 2 into t, एक x से एक x कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, h2 is equal to 2v square t upon x, 2v square t upon x joules. रेशो निकालना था हीट प्रोड्यूस्ड का, तो h1 is to h2 v square t upon 2x is 2. ये हो गया। इस 2 का मतलब होता है कि डिवाइड करा जा रहा है, v square t upon 2x multiplied by x upon 2v square t, x का x कर दिया, v square t से v square t है, तो न्यूमरेटर में तो 1 बचा, डिनोमिनेटर में 2 into 2 4, 1 is to 4 है इसका आंसर। ऑप्शन सी 1 is to 4। बताइए तो क्लियर? अब देखिएगा एप्लीकेशंस ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है इसकी जगह एप्लीकेशंस भी देखते हैं। तो एप्लीकेशंस में क्या, सम इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर गिवन बिलो। तो कुछ इनकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस देखिएगा। पहली एप्लीकेशन क्या है, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज्ड इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, रूम हीटर्स, वाटर हीटर्स एक्सेट्रा। Heating wire or coil is generally made of nichrome which offers very high resistance. तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस में यूज़ करा जाता है, जैसे कि आयरन, केटल, ये सारी चीज़ों में यूज़ करा जाता है। और इसमें जो एलिमेंट लिया जाता है, यानी कि जो अलॉय लिया जाता है, वो निक्रोम लिया जाता है, क्योंकि उसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा वो हीट होता जाता है। सेकेंड देखेंगे, the heating effect of electric current is utilized in electric bulbs or electric lamps for producing light. तो इलेक्ट्रिक बल्ब या इलेक्ट्रिक लैम्प में क्या होता है, जैसे अभी तो हम जो यूज़ कर रहे हैं ना, अभी जैसे ट्यूबलाइट लगी है, तो ट्यूबलाइट के अंदर ना लाइट एमिटिंग डायोड्स लगे हुए हैं, जिनको हम एलईडी बोल देते हैं। ट्यूबलाइट को एलईडी बोला जाता है, उसको लाइट एमिटिंग डायोड, उसका कंसेप्ट बिल्कुल अलग है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक लैम्प है, आपने शायद देखा होगा कई बार येलो कलर की जिसमें लाइट होती है, बल्ब देखा है, बल्ब देखा, जो बल्ब होता है ना, उस बल्ब के अंदर एक टंगस्टन का फिलामेंट होता है। फिलामेंट का मतलब एक वायर है, उस वायर को ट्विस्ट करके लगा दिया जाता है। तो उसमें होता क्या है कि उसका भी रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा रेसिस्टेंस है तो वो करंट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, फिर ना वो हीटअप होना शुरू हो जाता है। तो उसको ऐसे रखा जाता है, उसको इंसुलेटेड नहीं रखते, उसको ऐसे ही रखते हैं, छील कर रखते हैं उसको, वायर को पूरा छिला हुआ रहता है, मतलब उसके ऊपर किसी तरीके की रबर कोटिंग नहीं होती। इंसुलेटेड का मतलब उसके ऊपर रबर कोटिंग नहीं होती। तो वो पतला सा वायर होता है, और उसकी खास प्रॉपर्टी ये होती है कि वो हवाई का बना हुआ होता है, टंगस्टन। जब हवाई का बना हुआ है तो गर्म हो जाएगा, और जब भी कोई चीज़, ये भी हवाई बनता किससे, दो मेटल्स के कॉम्बिनेशन से, तो वो जब गर्म होगा तो गर्म होकर वो रेड कलर का होगा, रेड कलर का रेड होने के बाद में येलो कलर का होगा। आप ध्यान दीजिए कि आग भी जब जलती है तो येलो कलर की फ्लेम निकलती है उसमें से, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद में पहले तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेड कलर का होता है, तो गर्म करते हैं उसको, और रेड कलर के बाद में फिर वो येलो होने लगता है कि अभी अपने टॉप मोस्ट टेम्परेचर पर पहुँच चुका है। अच्छा, उसके अलावा फिर वो पिघलता क्यों नहीं है? पिघलता इस वजह से नहीं है, मेल्ट इस वजह से नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर जो बल्ब है, बल्ब के अंदर गैस भरी रहती है, वो उसको मेल्ट होने से रुकती है। तो देखिएगा, टंगस्टन मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग द फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स बिकॉज इट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 3380 डिग्री सेल्सियस, 3380 डिग्री सेल्सियस, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। हम उसे ही नहीं छू सकते, तो सोचो टंगस्टन का क्या हाल होता होगा। If air is present in an electric bulb, then the extremely hot tungsten filament would burn up quickly in the oxygen of air. तो अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म और उसको आपने ऑक्सीजन सप्लाई कर दी, तो वो चीज़ जल जाएगी, तुरंत वो जल जाता है अगर
जरा सा भी बारीक सा भी होल अगर हो गया बल्ब के अंदर तो बल्ब फ्यूज हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो burn up quickly in the oxygen of air, so the electric bulb is filled with a chemically unreactive gas like argon or nitrogen or a mixture of both। तो उसके अंदर एक गैस भरी जाती है ताकि किसी भी तरीके से ऑक्सीजन अंदर ना आने पाए, ठीक है। और ये दोनों की दोनों जो गैसेज हैं नोबल गैसेज कहलाती हैं। नोबल गैसेज का मतलब क्या है? जो किसी से रिएक्ट ही नहीं करती। नोबल गैसेज का मतलब, नोबल का मतलब ही है नोबल, शांत, अनरिएक्टिव। तो आप पूरी केमिस्ट्री आज पढ़ लो, 11th में पढ़ लेना, 12th में पढ़ लेना, ग्रेजुएशन में भी पढ़ लेना, आप देखेंगे आर्गन और इनका, किसी का आर्गन हो गया और हीलियम हो गया, इनका किसी के साथ रिएक्शन होता ही नहीं, क्योंकि नोबल गैस ये रिएक्टिव ही नहीं होता। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो ये जो है ना हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसको यूटिलाइज करा जाता है इलेक्ट्रिक फ्यूज में पूरे के पूरा जो घर का जो हाउस होल्ड वायरिंग होती है ना उसको प्रोटेक्ट करने में। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं से भी अचानक मान लो कोई फॉल्ट हुआ हमारी जो घर की वायरिंग है, अभी आप देखते होंगे तो आप सभी बच्चे सब फ्लैट्स में ही रहते हैं, तो आप सभी देखते होंगे कि सभी के घरों में MCBs का एक बोर्ड लगा हुआ है। MCBs जानते हैं? हमारे यहाँ पर ये फ्रंट में लगा हुआ है। MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं उसको। तो सर्किट को तोड़ देता है। सर्किट को तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि तोड़ दिया मतलब चकनाचूर कर दिया उसको। तोड़ने का मतलब ये है कि अगर सर्किट में जो भी वायर आ रहा है उस वायर का कनेक्शन अगर काट दिया जाए तो वो कहते हैं कि सर्किट टूट गया, सर्किट इज ब्रोकन। तो ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए हमारे घर में वायरिंग हो रखी है, एक रेसिस्टेंस है, दूसरा है रेसिस्टेंस का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो लगी हुई है। समझ लो कि पैरेलल में क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि घर में सारे के सारे डिवाइसेस सब पैरेलल में ही लगी रहती हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने स्विच ऑन करा तो उसके साथ में प्रेस, रेफ्रिजरेटर, AC, पंखा सब एक ही स्विच से ऑन हो गया, नहीं। तो सबके स्विचेस अलग अलग होते हैं। तो हमने कहा कि ये तो हमारे घर की वायरिंग है, इसमें मान लीजिए टीवी आ गया और ये फ्रिज आ गया, AC आ गया और फैन आ गया, और ये मेन सप्लाई से आ रहा है। मेन सप्लाई जो गवर्नमेंट ने सप्लाई करी है, जो लाइन घरों में आती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा दिया जाता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा दिया जाता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज का क्या काम होता है कि अगर कुछ भी फॉल्ट हुआ, मान लीजिए बारिश आई या बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो गई, या जिस पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है वहाँ से बहुत ज़्यादा हाई करंट का करंट आ गया, घर में आ गया, तो भाई इंसान बड़ी मुश्किल से टीवी खरीदता है, एक फ्रिज खरीदता है, AC खरीदता है, फैन खरीदता है, पता चला एक झटके में सारी की सारी चीज़ें तो फूक गई, उसकी सब खराब हो गया, ठीक है। वो बेचारा तो परेशान हो जाएगा इन सारी चीज़ों को दोबारा खरीदने में। आजकल तो रिपेयरिंग भी नहीं होती, ठीक है। कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो कहते हैं भाई साहब फेंक दो इसको, ठीक। तो आजकल तो ऐसा हो रखा है। तो आप ये देखिए जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है 5 रुपये का आता है, ये छोटा सा 5 रुपये का इलेक्ट्रिक फ्यूज़ आता है। इसकी खास प्रॉपर्टी ये है कि अगर करंट ज़्यादा आ गया तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। जैसे टंगस्टन फिलामेंट बताया ना, टंगस्टन का जो वायर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो ये क्या होता है कि अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज़्यादा का करंट आ गया तो क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएगा। इसके मेल्ट होते ही वायर ही कट गया, वायर ही कट गया, तो घर की बाकी सारे जो महंगी डिवाइसेज हैं वो इस 5 रुपये के फ्यूज़ ने बचा दिया उसको। और यही काम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में होता है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में क्या होता है कि वो जो उसका स्विच है वो स्विच एकदम से ट्रिप कर जाता है, मतलब डाउन हो जाता है। तो डाउन होते ही क्या होता है कि वो पूरे के पूरे जो कनेक्शन है वहाँ का, जिसमें भी जिस वायर में भी ज़्यादा करंट आया है वो ट्रिप हो जाता है। ट्रिप होते ही मतलब उसने जो आपकी महंगी डिवाइस है उस डिवाइस को बचा लिया और खुद को ट्रिप कर लिया, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर होगा। नेक्स्ट कौन सा बता रहे थे? ह्यूमन आई करना है, ह्यूमन आई कर रहा था नेक्स्ट क्लास। पेपर का तो तुम्हारा ह्यूमन आई जिसमें आ रहा है
पेपर कब है? अभी टेंशन नहीं है बट एंड ऑफ जुलाई में स्टार्ट पहले है। पहले लाइफ प्रोसेस कंप्लीट कर लो, जरा सा बच रहा है एक्सक्लूजन। ठीक है, चलिए जी, ओके।